दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई आ चुका है क्लास 11th का द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें आप डिमांड कर रहे थे कि मैम क्लास 11th की ये जो किताब है इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो भाई चलिए बात करते हैं हमारे उस वीडियो से, जहां पर आज हम बात करेंगे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इन सातों चैप्टर के ऊपर से आपको कौन से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करें अगर हमारे पहले चैप्टर से, राइटिंग एंड सिटी लाइफ से। अब इसके ऊपर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, मतलब मैंने यहाँ जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं कि कौन सा टॉपिक किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले जो टॉपिक पूछा जाता है वो होता है मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी, यानी कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपको कि मेसोपोटामिया को मेसोपोटामिया क्यों कह रहे हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट जो है उनका क्या रोल है मेसोपोटामिया को ग्रो करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन क्यों यहाँ पर आया, ट्रांसपोर्टेशन कैसे देखा गया, किन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर यूज किया गया था, टिग्रिस और यूफ्रेट्स को कैसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो है उरुक और मारी जैसे टाउन्स। तो इन टाउन्स का क्या सिग्निफिकेंस था, मारी को क्यों ट्रेड टाउन कहा जा रहा है, उरुक में क्यों द सिटी कहा जा रहा है, क्या डेवलपमेंट देखा जा रहा है, और उनकी जो टाउन प्लानिंग है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, उसके सुपरस्टिशंस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब अगले कोई टॉपिक की बात करें तो दैट इज राइटिंग, क्योंकि पूरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर था वो था आपका राइटिंग। तो राइटिंग कैसे डेवलप हुई, किन लैंग्वेजेस में यहाँ पर देखा गया राइटिंग के साथ, और उसका यूज क्या था, क्यों यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सील्स के थ्रू राइटिंग को यूज किया जा रहा है, क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट को कैसे यहाँ पर स्प्रेड किया गया था, वो सारी कहानी आपको इसमें ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट इज मेसोपोटामियन सोसाइटी। तो यहाँ पर मेसोपोटामियन सोसाइटी के बारे में, किन चीजों के बारे में आपको पता चला है ना, किस तरीके की फैमिलीज करती थी, कैसे यहाँ पर जो सामान आता था उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ठीक है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में उनका जो रिलीजन और कल्चर जो बताया गया है कि कल्चर किस तरीके से था, किस तरीके के गॉड्स को वो प्रैक्टिस करते थे, किनको पूजते थे। ठीक है, तो वो सारी कहानी जो है वो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में याद रखनी है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपको स्कूल में, क्योंकि क्लास 11th का अगर हम देखें तो ऐसा एग्जाम होता है जो कि स्कूल बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर टीचर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही है तो वो तो देख ही लेना, अदरवाइज इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका बन रहा है। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, यानी कि रोमन एम्पायर। अब जब रोमन एम्पायर की बात हो रही है तो भाई रोमन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आर्मी है, यानी कि सेनेट का क्या रोल था, सेनेटोरियल क्लास क्या थी, और उसके बाद जब आर्मी आया, जब यहाँ पर मोनार्की आती है तो उस आर्मी में मोनार्की का क्या रोल होगा, मोनार्की के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर्मी ने क्या काम किया हुआ, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था वो उस समय का। ठीक है, तो कैसे वो एम्परर के फेट को यहां पर डिसाइड करता था, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी एंड ट्रेड। तो इकोनॉमी एंड ट्रेड में हमने देखा था बेटा कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है, जो सामान ऑलिव ऑयल और वाइन वगैरह जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ड्रेसेल, एम्फोरे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपके एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी और ट्रेड जो है उससे अगर आप असर्शन रीजन देखोगे, मैच द कॉलम देखोगे, है ना, या एमसीक्यू देखोगे तो बहुत आसानी से आपको इनके ऊपर क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। देन थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। अब इसके ऊपर आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो बनेगा। ठीक है, कि थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या है, किन दोनों तरीके से, है ना, क्या दो कॉजेस थे, नॉर्थ से क्या, साउथ से क्या हो रहा, ईस्ट से क्या हो रहा था, वेस्ट से क्या हो रहा था, नॉर्थ से क्या, साउथ से क्या, है ना, किस तरीके से एम्परर जो है उन्हें यहाँ पर डिथ्रोन किया जा रहा था बार बार, वो पूरी कहानी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट इज रोमन सोसाइटी और स्लेवरी। तो रोमन सोसाइटी का जो मैंने आपको एक हायरार्किकल पिरामिड बताया था, वो पिरामिड आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद किसका क्या रोल है उस सोसाइटी में, कैसे जाकर लेट सोसाइटी में जो ग्रुप थे वो आपस में एसिमिलेट हो रहे हैं, और उसके साथ स्लेवरी के बारे में क्या बताया हुआ था कि क्या सच में रोमन सोसाइटी एक स्लेव सोसाइटी है या किसी और फॉर्म की सोसाइटी है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन लास्ट इज अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि लेट एंटिक्विटी वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वेस्टर्न जो पार्ट है उसके ऊपर बार बार फ्रीक्वेंटली अटैक हो रहे थे। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लूज होता हुआ नजर आ रहा था। तो ये सभी
चीजें जो है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको बन रहे हैं। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे चैप्टर 3 की नोमैडिक एम्पायर की, तो नोमैडिक एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए? गंगेज खान। और गंगेज खान की जो अर्ली लाइफ है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि नाम क्या है, एमसीक्यू जनरली उसके ऊपर बनेंगे आपसे, है ना, कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि उनका अर्ली नेम क्या है, फादर कौन है, मदर कौन है, वाइफ कौन है, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हुए थे, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम देखें तो जो उनका मिलिट्री टेक्निक्स और एक्सपांशन था उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, मिलिट्री टेक्निक्स की बात करें कि क्यों उनकी जो आर्मी थी या जो उनकी मिलिट्री थी वो क्यों सुपीरियर हुई, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज करी हुई है, एक्सपांशन वेस्ट की तरफ क्या किया, ईस्ट की तरफ क्या किया, किन किन रीजन्स को उन्होंने कैप्चर किया, वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से मंगोल्स और सेडेंटरी सोसाइटीज के बीच में रिलेशन थी, मंगोल्स भी आपस में किस तरीके से यहां पर लड़ाई कर रहे थे, है ना, उनका पहले की सोसाइटी किस तरीके से थी, और जब गंगेज खान आए तो गंगेज खान के आ जाने के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अगर हम अगली चीज की तरफ चलें तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, तो जब पूरा मंगोलिया जो है, या आप बोल लीजिए कि पूरा एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर उन्होंने बना लिया, जब जो कॉन्क्वेस्ट है वो यहां पर कम हो गई, तो कॉन्क्वेस्ट के कम हो जाने से पैक्स मंगोलिका किस तरीके से बना, सिल्क रूट कैसे रिवाइव करे। ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसे मंगोल्स के आ जाने से यहां पर इंप्रूव हुआ। अब इसके ऊपर जो टैक्सेस बने हुए हैं, जो पासेस उन्होंने बनाए हैं, तो उनके वर्ड जो है वो याद कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो वर्ड जो है वो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। देन वर्ल्ड का ओपिनियन क्या है मंगोल्स के लिए, तो नेगेटिव ओपिनियन, जो कि जिन एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया उन जगहों पर उन लोगों का क्या ओपिनियन था, और जो चाइनीज हैं या जो मंगोल्स हैं उनको लेकर उनके दिमाग में, उनके मन में मंगोल्स का या गंगेज खान का क्या पर्सपेक्टिव था, वो यहां पर आपको लिखना है, जिसके ऊपर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जनरली बन जाता है। ठीक है जी, चलिए अब अगले चैप्टर की बात करें, द 3 ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा चैप्टर इसी ही आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, दैट इज द फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और उस फ्यूडलिज्म का मिडिवल यूरोप के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान देनी है। उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके फीचर्स, सारी चीजें आपको यहां पर पता होने चाहिए। देन जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें चर्च के बारे में बताया था कि चर्च का क्या रोल है, और सोसाइटी का जो पॉलिथिज्म वाला कल्चर था उसको कैसे उन्होंने क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स के साथ एसिमुलेट किया, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। मॉन्क की जो लाइफ होगी वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं नाइट्स की। नाइट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि नाइट्स कैसे होंगे, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो चर्च और जो सोसाइटी है दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशन आएगी, सेकेंड ऑर्डर के जो प्रिंसिपल्स थे, जो प्रैक्टिसेस थी, वो कैसे चर्च ने अडॉप्ट करी। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। देन पीजेंट्री, तो पीजेंट्री का डिस्टिंग्विश जो है वो आपको बताना है कि सर्फ कौन है, फ्री पीजेंट्स कौन है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से बनता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एग्रीकल्चर इनोवेशन और अर्बनाइजेशन, की एग्रीकल्चर इनोवेशन आया किस तरीके से, और उस इनोवेशन की वजह से जब प्रोडक्शन बूस्ट हुआ तो कैसे जो लेबर इकोनॉमी थी अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है मनी इकोनॉमी के ऊपर, कैश इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है। और जो उससे जो एक नई, आप बोल सकते हो कि जो एक फोर्थ चैप्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहां से एक फोर्थ ऑर्डर आपको बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेड दिख रहा है, अर्बनाइज ग्रुप आपको बनता हुआ दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देखना है। और लास्ट में उसके पॉलिटिकल चेंजेस के ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाता है जनरली, कि भाई जो फ्यूडल सिस्टम था उसे कैसे डिस्प्लेस किया गया न्यू मोनार्कीज के थ्रू, कि किस तरीके से फ्रांस और इंग्लैंड में न्यू मोनार्कीज आई, उन्होंने कैसे जो रूल था उसको खत्म किया, नाइट्स के पावर को कम किया, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो उन्होंने यहाँ पर बनाई हुई थी, लॉर्ड्स को यहाँ से हटाया हुआ था। ठीक है, लॉर्ड्स को कैसे उन्होंने काउंसिल ऑफ मेंबर में ट्रांसफॉर्म किया, वो सारी कहानी जो है वो आपको इस चैप्टर से ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए अब अगले चैप्टर की बात करें, सो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, रेनेजेंस। तो रेनेजेंस की मीनिंग, उसके फीचर जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपसे। उसके बाद ह्यूमनिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि ह्यूमनिज्म क्या है, कैसे हर एक स्फेयर में ह्यूमनिज्म देखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स हैं, है ना, उनकी क्या क्रिएशन है, किस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है रेनेजेंस में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिसके ऊपर आपके MCQ सबसे ज्यादा बनते हैं बेटा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड रिलीजन, अब यहां से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड रिलीजन की अगर हम बात करें तो साइंस में किसने क्या काम किया हुआ है वो आपको ध्यान देना है ना। कॉपलर का क्या काम था, कोपरनिकस ने क्या देखा था, है ना, वो सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। गैलीली का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद अगर हम रिलीजन की बात करें तो कैसे जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन देखा गया, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स कैसे दो ग्रुप डिवाइड हुए, मार्टिन लूथर ने क्या काम किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। कुछ स्पेशल चीजें जो हैं जिनको आपको पढ़कर ही जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर की बात करते हैं। सो डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनियस पीपल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके अराउंड पूरा चैप्टर बेस है, जो चैप्टर का जेस्ट है, वो क्या है, कॉलोनाइजेशन, कि किस तरीके से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया गया था। तो जो उसके इनिशियल पार्ट्स थे, है ना, कि कौन कौन से रीजन्स को कॉलोनाइज किया गया, क्या क्या चीजें हुई, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो म्यूचुअल परसेप्शन के थ्रू आपको बताया हुआ था, है ना, कि किस तरीके से नेटिव्स यूरोपियंस को सोच रहे हैं और यूरोपियंस किस तरीके से नेटिव के बारे में सोच रहे हैं। तो जो एक म्यूचुअल परसेप्शन है वो यहां पर आपको ध्यान देना है। ट्रेड क्या था उनके बीच में, ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज गोल्ड रश। अब गोल्ड रश के ऊपर आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत रिपीटेड पार्ट होता है, ये बहुत रिपीटेड पार्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर गोल्ड रश के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आगे जाकर किस तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो यूरोपियंस बोल लीजिए या जो सेटल्ड अमेरिकन है उन्होंने किस तरीके से नेटिव्स को कौन कौन से राइट्स दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट इज विंड ऑफ चेंज इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट साइलेंस की उन्होंने बात करी हुई थी, जो नए थिंकर्स आए थे उन्होंने किस तरीके से एक अपॉलॉजी पे एक पब्लिक अपॉलॉजी की बात करी थी। तो उन चीजों के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है जनरली, जो कि आपका लॉन्ग मार्क्स है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, जो ज्यादातर यहाँ पर देखा जाता है विंड ऑफ चेंज के बारे में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ठीक है। नाउ लास्ट चैप्टर इज पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। अब हमें पता है कि भाई ये जो चैप्टर है इसमें हमने 3 एरियाज की, 3 कंट्रीज की बात करी है, जापान की, चाइना की और कोरिया की, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अगर हम क्वेश्चन देखे जाएं तो इसमें से चाइना से बनते हैं, ठीक है। चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइना सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक। तो चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको sun Yat-sen के आइडियाज, ठीक है, उसके बाद वहां पर कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का राइज देखा गया, और चाइना और जापान ने 2 जो अलग पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन चुने हुए थे उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम जापान की बात करें तो जापान में क्या है बेटा, जापान में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइजी रेस्टोरेशन, कि किस तरीके से जो फ्यूडल सिस्टम था जापान में वो एबॉलिश किया गया और एक मोनार्की के पास पावर दिया गया, और वो मोनार्की किस तरीके से यूरोपियन पावर की तरफ इन्फ्लुएंस थी। तो वो जो एक यूरोपियनाइजेशन कहीं ना कहीं जापान में देखा गया था उसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। और उस यूरोपियनाइजेशन से जो आप एक तरीके से बोल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन देखा जा रहा है, किस तरीके से लोगों को, एनवॉइस को यहाँ से भेजा जा रहा है जापान से यूरोप में, ताकि वो वहां की चीजें, साइंस टेक्नोलॉजी सीख कर जापान में आए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करें, वो सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान देनी है। नेक्स्ट इज अबाउट द डेमोक्रेसी इन कोरिया। अब कोरिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेमोक्रेसी, की कौन कौन से डेमोक्रेटिक चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से मिलिट्री कूप हुआ, है ना, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी कैसे आई, कैसे फीमेल प्रेसिडेंट बनी, वो सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। अब इसके अलावा आपको और ऐसी कौन सी चीजें लगती हैं, कौन से वीडियोस आपको लगते हैं जो आपके तक आने चाहिए, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। सो टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।